जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में 23 मई 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, बी वर्ल्ड टर्टल डे, सी वर्ल्ड नो टोबैको डे और डी कॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरियल डे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व में 23 मई 2021 को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया। दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस का उद्देश्य अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा 2000 से वार्षिक रूप से प्रायोजित कछुओं और कछुओं के बारे में ज्ञान और सम्मान बढ़ाने के लिए और जीवित रहने और बढ़ने में मदद करने के लिए मानव कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह हर वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, नजर डालें अगर अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू की तरफ, तो इसके संस्थापक सुसान टेल लैम और मार्शल थॉम्पसन थे। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष सन 2000 के बाद से लगातार मनाया जा रहा है। और कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए एटनी गिलक्रिस्ट, बी ध्यानचंद पुरस्कार, सी FIH हॉकी स्टार पुरस्कार और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, याद रखें कि हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए एटनी गिलक्रिस्ट प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है या चुना गया है। 47वें FIH कांग्रेस के हिस्से के रूप में आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों, हॉकी इंडिया को इस पुरस्कार से एटनी गिलक्रिस्ट पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस एटनी गिलक्रिस्ट पुरस्कार के अलावा अन्य पुरस्कारों का भी वितरण किया है। तो हम उन अन्य पुरस्कारों की तरफ नजर डालेंगे विस्तृत तौर पर। और सबसे पहले आपको बताएं कि उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ को पाब्लो नेग्रे पुरस्कार दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए पाब्लो नेग्रे पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ को। यह सम्मान नया बुनियादी ढांचा तैयार करके खेलने के हालात में सुधार और युवा विकास मॉडल लागू करने के लिए दिया गया है। वहीं पोलिश हॉकी संघ को थियो एकेमा पुरस्कार के लिए चुना गया। तो अगर आपसे अब यह पूछा जाए कि थियो एकेमा पुरस्कार 2021 किसके लिए दिया गया, तो पोलिश हॉकी संघ के लिए थियो एकेमा पुरस्कार 2021 दिया गया। यह पुरस्कार विभिन्न हॉकी विकास परियोजनाओं के जरिए 30 नए प्रशिक्षित कोच तैयार करने और देश में 3000 से अधिक स्कूली बच्चों को खेल से जोड़ने के लिए दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा अन्य पुरस्कार देखें तो इंग्लैंड के स्ट्राइकर सैम वार्ड को सुपर फेयर प्ले ट्रॉफी रेने जो फ्रैंक दी गई। तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि सुपर फेयर प्ले ट्रॉफी रेने जो जी फ्रैंक किसको दी गई, तो यह दी गई है सैम वार्ड को, जो कि कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। वहीं न्यूजीलैंड के सेरेन विलियमसन को ऑकलैंड के नए राष्ट्रीय हॉकी केंद्र में घंटों स्वैच्छिक सेवा के लिए HRH सुल्तान अजलन शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सुल्तान अजलन शाह पुरस्कार आपसे पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि HRH सुल्तान अजलन शाह पुरस्कार 2021 शेरोन विलियमसन को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इसके अलावा क्रोएशिया के इवाना मकार को अंपायरिंग के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए व्यक्तिगत गुस्ट लाथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी के लिए चुना गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुस्ट लाथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी के लिए किसे चुना गया है, तो आपको याद रखना है इवोना मकार को, जो कि कहाँ के हैं? क्रोएशिया के। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में दो देशों इंग्लैंड और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले किस इकलौते खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आपके ऑप्शन है ए बॉयड टैंकन, बी केविन ओबर्टन, सी जॉर्ज
डोच्छेल और डी गैरे विल्सन। तो दोस्तों याद रखें कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में दो देशों इंग्लैंड और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले इकलौते खिलाड़ी बायट टैंकन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में दो देशों इंग्लैंड और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले इकलौती खिलाड़ी हैं कौन? बायट टैंकन, जो कि एक पेशे से तेज गेंदबाज हैं और इस तेज गेंदबाज ने 2003 में आयरलैंड के लिए पदार्पण किया था। तो दोस्तों आयरलैंड के लिए डेब्यू इन्होंने कब किया? 2003 में, आपको याद रखना है। और यह इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों प्रारूपों में दो देशों इंग्लैंड और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व किया है। इनका नाम क्या है? बायट टैंकन। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 से संक्रमित मरीज के लिए किस किट की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है ए कोरोनल किट, बी गृह पृथकवास किट, सी कोविशील्ड किट और डी घर घर मुफ्त राशन। तो दोस्तों याद रखें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए गृह पृथकवास किट की शुरुआत की है। दोस्तों किट में अब क्या होगा? गृह पृथकवास किट में तो आपको बता दें कि गृह पृथकवास किट में च्यवनप्राश, काढ़ा, मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं, मुख्यमंत्री का संदेश आदि शामिल हैं। एक किट गृह पृथकवास में रहने वाले कोविड-19 रोगियों को मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि अभी हॉस्पिटल्स में बेडों की बहुत ज़्यादा कमी है तो होम आइसोलेट किया जा रहा है और होम आइसोलेट को ही हिंदी में गृह पृथकवास बोला जाएगा। तो आप याद रखें कि जो होम आइसोलेट है उन्हें ही यह किट प्रदान की जाएगी जिसमें च्यवनप्राश, काढ़ा, मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं और मुख्यमंत्री का संदेश होगा। मुख्यमंत्री ने गृह पृथकवास में रह रहे मरीजों के तेजी से स्वास्थ्य लाभ के लिए हिमाचल कोविड देखभाल मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत की है। तो दोस्तों याद रखना है कि हिमाचल कोविड देखभाल, जैसे कि इसके नाम में ही हिमाचल है तो हिमाचल प्रदेश में शुरुआत किया गया है यह एप्लीकेशन। और यह किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। दोस्तों इसी के साथ इन्होंने ई संजीवनी विशेषज्ञ ओपीडी मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ई संजीवनी विशेषज्ञ ओपीडी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो यह हिमाचल प्रदेश में, जिसमें एम्स बिलासपुर के करीब 70 चिकित्सक टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए राज्य के लोगों को परामर्श देंगे। अब नजर डालें दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को देखते हैं हम नक्शे पर। तो जैसे कि हम इसकी देख सकते हैं कि दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से इसकी केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लग रही है। साथ ही चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से राजकीय सीमा साझा करता है। देखते हैं दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तथा शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। अगर हम पड़ोसी राज्य देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लद्दाख का नाम शामिल नहीं है तो आप लोग कर लें और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर हाईलाइट कर लें। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां देखें तो रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज जो कि सिंधु नदी की तंत्र की 4 नदियां हैं तथा यमुना जो कि गंगा नदी तंत्र की एक नदी है, यहाँ से निकलती हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बने एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें जो स्थित है तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय नेशनल पार्क, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य और कालाटोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। जिनमें से दोस्तों हम कालाटोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पर ट्रिपल स्टार मार्क कर लें क्योंकि यह दोनों पूछे जा चुके हैं। अब हम नजर डालेंगे बांध की तरफ तो हिमाचल प्रदेश में स्थित बांध, सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर एक और बांध है महाराणा प्रताप सागर, जिसे पोंग जलाशय या पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के बैटलैंड क्षेत्र में ब्यास नदी पर बनाया गया था कौन सा? महाराणा प्रताप सागर। तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप सागर ब्यास नदी पर बना हुआ हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही भाखड़ा बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है भारतीय जैन संगठन बीजेएस मराठावाड़ मुंबई बी संभाग द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 26 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन अंतरराज्यीय एकल अभियान ड्रामा प्रतियोगिता नित्यांजलि 2021 के आयोजन में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों यह आयोजन जरूर इसका 26 अप्रैल 2021 को हुआ था लेकिन रिजल्ट इसके अभी आए हैं मई में, तो आपको अच्छे से याद रखना है यह प्रश्न भी। अब आपके ऑप्शन है ए उषा मेहता, बी आशा सुरेश मेहता, सी नरेश पंचाल और डी नमिता मेहता। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जैन संगठन मराठावाड़ मुंबई बी संभाग द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 26 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन अंतरराज्यीय एकल अभियान प्रतियोगिता नित्यांजलि 2021 के
आयोजन में आशा सुरेश से मेहता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आपको सबसे पहले तो यह याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए नृत्यांजलि 2021 का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया था, तो भारतीय जैन संगठन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों, भारतीय जैन संगठन मराठावाड़ मुंबई 20 संभाग द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 26 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन अंतर्राज्यीय एकल अभियान प्रतियोगिता नृत्यांजलि 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 256 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों, इसमें कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 256 प्रतिभागियों ने भाग लिया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने हाल ही में कितनी भाषाओं में ई कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? आपके ऑप्शन है ए 5 भाषाओं, बी 9 भाषाओं, सी 14 भाषाओं और डी 20 भाषाओं। तो दोस्तों याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने हाल ही में 14 भाषाओं में ई कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। दोस्तों, ये 14 भाषाएं कौन सी हैं, तो आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है और इनमें से 3 भाषाओं का नाम देके एक चौथी भाषा का नाम ना दे। तो आप 14 भाषाओं के नाम देखें तो अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु हैं। यूजर इस ऐप को आधिकारिक वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और यह किसकी साइट से है? तो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी की साइट से है, जिन्होंने 14 भाषाओं में ई कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। कुल भाषाएं 14 हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? दोनों ऐप का नाम अच्छे से याद रखना है दोस्तों। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किसने किया है? तो आपके ऑप्शन है ए हरदीप सिंह पुरी, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी राजनाथ सिंह और डी प्रकाश जावड़ेकर। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। तो आपको यह भी याद रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जरिए इन्होंने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है। ये दोनों ऐप महात्मा गांधी नरेगा के कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए मददगार होंगे। तो यह किससे? मनरेगा या नरेगा, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की कई सालों से, उसके कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए सहायक होंगे दोनों ऐप। और कौन कौन से हैं ऐप? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। और इस किसके द्वारा इनका लोकार्पण किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हाल ही में एकाधिकार कानून तोड़ने पर किस फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी IBM और डी अलीबाबा। तो दोस्तों याद रखें कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हाल ही में एकाधिकार कानून तोड़ने पर अलीबाबा टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, इससे पहले मीटुआन, पिंडुओडुओ टैक्सी सर्विस, दीदी सुकिंग पर भी जुर्माना लगाया गया था। तो दोस्तों यह उन कंपनियों के नाम है जिनके अलीबाबा के पहले जिन पर नाम लगाया गया है या जुर्माना लगाया गया है। और हाल में अलीबाबा पर कितना? 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नजर डालेंगे अगर अलीबाबा की तरफ, तो दोस्तों अलीबाबा की स्थापना 4 अप्रैल 1999 को हुई थी। इसका मुख्यालय हांगझोउ चीन में है तथा इसके संस्थापक कौन है? तो जैक मा। यहाँ पर संस्थापक लिखा जाना भूल गए हैं दोस्तों, तो कृपया आप याद रखें कि जैक मा किसके? अलीबाबा के संस्थापक हैं। तथा CEO कौन है? तो डैनियल झाग हैं अलीबाबा के CEO। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में जोंग शानशान को पीछे छोड़कर कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? आपके ऑप्शन है ए बिल गेट्स, बी गौतम अडानी, सी जैक मा और डी मुकेश अंबानी। तो दोस्तों याद रखें कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में जोंग शानशान को पीछे छोड़कर गौतम अडानी हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उद्योगपति गौतम अडानी कुल नेटवर्थ 66.5 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि हाल में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि
एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। और दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रमंडल दिवस, बी विज्ञान दिवस, सी शिक्षा दिवस और डी महिला सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 24 मई को पूरे भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस वर्तमान में भारत सहित विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में राष्ट्रमंडल दिवस अपनी 71वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। तो दोस्तों अगर 2021 में 71वीं वर्षगांठ है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी। यह दिन उन देशों के मध्य मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। इन 53 तो आपको याद रखना है राष्ट्रमंडल देशों में, या राष्ट्रमंडल में कितने देशों का समूह है? तो 53 देश इसके शामिल हैं या राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो इन 53 राष्ट्रमंडल सदस्यों में भारत एक शक्तिशाली सदस्य है। 53 सदस्यों की इस मंडली में एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीपों के देशों ने सदस्यता ली है और इस संगठन में अधिकतर वही देश शामिल हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में कौन कौन शामिल है? मैक्सिमम वही कंट्रीज शामिल हैं जो ब्रिटिश शासन की गुलाम रही हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न, रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें कि रूस और चीन ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है। मॉस्को चीन के 2 शहरों में 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, जबकि इससे पहले दोनों देशों ने 2018 में एक पैकेज सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत वे तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाइयां 7 और 8 तथा सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाइयां 3 और 4 का निर्माण मिलकर करने पर सहमत हुए थे। तो दोस्तों यहां से याद रखना है कि कौन कौन 2018 में इन्होंने इस पैकेज पर सहयोग हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक दूसरे का सहयोग करने की बात की गई थी। और उस हस्ताक्षर या उस समझौते के तहत तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कौन कौन सी इकाइयां 7वीं और 8वीं तथा सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3री और 4थी इकाई पर निर्माण मिलकर करने पर सहमत हुए थे। नजर डालें दोस्तों चीन की तरफ, तो आपको बता दें कि चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली काचियांग है। तो चीन की राजधानी बीजिंग तथा मुद्रा रेनमिनवी या युआन है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, साथ ही चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा और अमेरिका, फिर आता है चीन का नंबर। तो दोस्तों यह भी याद रखना है, इसमें रूस का नाम है तो आपको याद रखना है कि रूस की राजधानी मॉस्को है जो कि मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। वीडियो हमारी दोस्तों यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी से इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे मेरी मेहनत और लोगों तक मेरा नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।